हरिओम। शुभ प्रभात। आज हम चर्चा करेंगे मोटापा, उसके होने वाले कारण और उसका यौगिक उपचार क्या हो जिससे हमें राहत मिले मोटापे से। सबसे पहले हम प्रार्थना करेंगे। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। हरिओम। मोटापा, जैसा कि अभी चर्चा हुई, मोटापा जो है कई रोगों की जननी है। इससे नुकसान ही ज़्यादा है, फायदे तो कुछ भी नहीं है, नुकसान ही नुकसान है। मोटापा होने के कारणों में सबसे बड़े 3 कारण हैं। पहला कारण है आनुवंशिकी, कि घर में सभी मोटे हैं तो हम भी मोटे हैं। दूसरा कारण हार्मोनल डिस्टर्बेंस। हमारे शरीर में जब हार्मोनल डिस्टर्बेंस होता है तो उसमें भी मोटापा एक कारण हो जाता है। जैसे उदाहरण के लिए थायराइड का इम्बैलेंस होना। थायराइड ग्रंथि का जब विकार आता है तो व्यक्ति मोटा हो जाता है। और तीसरा कारण होता है हमारा खान पान। अत्यधिक गरिष्ठ भोजन लेना, अत्यधिक जो है हमारा बेसन, आलू, चावल, इनसे बनाए हुए पदार्थ हम लोग जो है लेते रहते हैं, तो वो भी एक बहुत बड़ा कारण होता है कि हमारा आहार जो है संतुलित नहीं है। आज के इस आधुनिक युग में हमारी लाइफ स्टाइल ऐसी हो गई है कि हम लोग देर तक रात तक जगना, सुबह लेट उठना और साथ ही अनियंत्रित खान पान, फास्ट फूड का अत्यधिक उपयोग। तो हम बात करेंगे कि एक तो हमारा जो है खान पान नियंत्रित होना चाहिए। मोटापे को कंट्रोल करने के लिए जो हमारे हाथ में है वो सबसे बड़ी एक चीज़ है कि खान पान का कंट्रोल होना। हम संतुलित आहार लें। नाश्ते में भी हम जो है अंकुरित अनाज, फ्रूट्स, दूध, अन्य पेय पदार्थ लें, और जो ये कार्बनिक पेय पदार्थ, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह, इनको अवॉइड करें। दूसरा, हेरिडिटरी का जो होता है तो वो हमें खान पान से ही नियंत्रित हो सकता है। हेरिडिटरी का कुछ हद तक हम कंट्रोल कर सकते हैं, परंतु वो अपने हाथ में नहीं होता है। इसी तरीके से हार्मोनल चेंजेस जब शरीर में आते हैं तब भी मोटापा हो जाता है, विशेष रूप से महिलाओं में। जब 40-45 की उम्र के बाद हार्मोनल जब चेंजेस आते हैं उस समय भी जो है महिलाओं में मोटापा देखा जाता है, और उसको गर्डल मोटापा कहते हैं। उसमें हमारी जंघा मोटा होना, कमर पे फैट जमना, हाथों में फैट जमना और थुलथुलपन होना, ये सब उसकी निशानी है। अब कई लोग मन में वैसी चिंता करते रहते हैं कि हम मोटे हो रहे हैं या मोटी हो रहे हैं, तो उसका भी एक साइंटिफिक फार्मूला है कि हम मोटे हैं या दुबले हैं। तो साइंटिफिक फार्मूला जो है वो है बॉडी मास इंडेक्स। बॉडी मास इंडेक्स ये साइंटिफिकली प्रूव्ड फार्मूला है। इसमें सबसे पहले हमारी हाइट को हम सेंटीमीटर्स में नापें। इसके बहुत सारे फार्मूले हैं, परंतु विशेष रूप से एक बहुत सिंपल फार्मूला है जो भी प्रचलन में है, वो है कि हमारी हाइट जो है वो सेंटीमीटर्स में। मान लो हमारी हाइट 160 सेंटीमीटर है, तो उसमें से हम 100 सेंटीमीटर्स कम कर दें, जो बचा वह हमारा आइडियल वेट इन केजी होना चाहिए। जैसे 160 सेंटीमीटर में से अगर हम 100 घटाएंगे तो 60 बचेगा, तो 60 सेंटीमीटर बचा तो 60 केजी हमारा वजन होना चाहिए, वो आइडियल है। उम्र के साथ 1-2 किलो इधर हो जाए चल जाएगा, परंतु मान लो 60 की जगह 70 हुआ तो निश्चित रूप से हम मोटे हैं, और वहां हमारे को नियंत्रण करने की आवश्यकता है। नियंत्रण करने की आवश्यकता है। तो ऐसे में ये फार्मूला तय करता है कि हम मोटे हैं या कम हैं, हमारा वजन कितना अधिक है
और कितना हमें कम करना है। अब खान पान की अगर हम बात करें तो खान पान से वजन कम करने के लिए हम गरिष्ठ चीज़ें, वसायुक्त, ज़्यादा वसायुक्त भोजन नहीं करें। श्वेतासार यानी कार्बोहाइड्रेट्स वो लेना, इंटेक कम करें हम, क्योंकि मोटापा अगर बढ़ जाएगा खान पान से तो हमारे को दूसरी समस्याएं हो जाएंगी, विशेष रूप से हाई बीपी, हार्ट समस्या, लीवर, मधुमेह आदि रोगों की होने की संभावना हो जाएगी। तो उन्हें हम जो है खान पान को हम जब नियंत्रित करेंगे और मोटापा को नियंत्रित करेंगे तो यह रोग हमें नहीं आने पाएंगे। मोटापा होने से हमारी जो है गतिविधियों में भी नियंत्रण आ जाता है, क्योंकि मोटापा व्यक्ति क्या होता है कि एक्टिवली कार्य नहीं कर पाता है। जब कार्य नहीं कर पाता है तो वो क्या होगा, आलस्य आ जाएंगे, प्रमाद आएगा और हर कार्य धीमे धीमे करेगा, कार्य को टाल देगा, इस तरह की प्रवृत्तियां बनने लगती है। तो निश्चित रूप से मोटापा बहुत सारी समस्याओं की जड़ है, तो हमें मोटापा को नियंत्रण आवश्यक करना चाहिए। अब हम यौगिक की बात करें तो यौगिक निवारण इसमें आसन, प्राणायाम, बंध, मुद्राएं, ये सारे सकारात्मक प्रभाव देती हैं, बशर्ते हम इन्हें बिल्कुल नियमपूर्वक, रेगुलर और आस्था के साथ करें। क्योंकि हम कोई भी काम अगर बगैर मन से करेंगे तो निश्चित रूप से वो हमारे जब मन में नहीं आएगा तो हमारे उसका प्रभाव उसके हमारे शरीर पे भी नहीं आएगा। इसलिए हम जब आसन, योगासन की बात करें, आसन की बात करें, बंध, प्राणायाम, मुद्रा, तो उसको बिल्कुल मनोयोग से, वैसे भी योग यही कहता है कि शरीर को मन से जोड़ना। जब तक हम हमारे शरीर को मन से नहीं जोड़ेंगे, वो जब क्रियाएं सिर्फ शारीरिक होकर रह जाएगी और उसका उतना प्रभाव नहीं होगा जितना कि जब हम मन से जुड़ेंगे। तो हमें मन से जुड़ना आवश्यक है। कुछ योगिक क्रियाओं के लिए साधारण नियम भी हैं, हमको उनका पालन करना चाहिए। सबसे बड़ी चीज़ है कि जब योगासन जो है प्रातःकाल हो तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि प्रातःकाल के वातावरण में एक तो पर्यावरण बिल्कुल ठीक रहता है, डस्ट पार्टिकल्स नहीं होते हैं, और साथ ही उस समय ऑक्सीजन का लेवल 20% ज़्यादा होता है। जब हम शुद्ध ऑक्सीजन युक्त वायु ज़्यादा लेंगे योगासन के दौरान तो निश्चित रूप से शरीर पर उसका ज़्यादा सकारात्मक प्रभाव होगा, अन्यथा हम दिन के किसी भी समय कर सकते हैं। दूसरा, हमारा पेट खाली होना चाहिए। हम जब प्रातःकाल जब उठें तो हम शौच आदि से निवृत्त होकर स्नान भी कर लें तो अति उपयुक्त होगा। उसके बाद ही हम योगासन का अभ्यास करें, क्योंकि एरोबिक और योग में बड़ा डिफरेंस है। एरोबिक क्रियाएं हमारे सिर्फ शरीर को ही प्रभावित करती है, बल्कि योग जो है, योग क्रियाएं हमारे मन को भी प्रभावित करती है। तो योग क्रिया का ज़्यादा प्रभाव लेने के लिए हमें शरीर शुद्धि आवश्यक है, हमारा शौच आदि से निवृत्त होकर उसके बाद ही हम करें। दूसरा, योगासन में करने के लिए ध्यान ये रखा जाना चाहिए कि किसी व्यक्ति को अगर कोई आसन करने से तकलीफ हो तो वो उससे बचें, सावधानी पूर्वक करें, कोई तकलीफ हो रही है तो हम बात कर रहे थे जनरल नियम की। तो जनरल नियम में हम शुद्ध होकर प्रातःकाल और ब्रह्म मुहूर्त तो वैसे बहुत जल्दी हो जाता है, परंतु हम अगर 6 बजे भी स्टार्ट कर पाएँ तो बहुत अति उपयुक्त होगा, है ना। अब हम बात करते हैं आसनों की। कौन से आसन हमें इसमें लाभदायक होंगे? ऐसे आसन जो हमारे शरीर में दबाव और खिंचाव दे। वैसे तो हर एक आसन, कोई भी हम आसन करें तो पूरे शरीर को प्रभावित करता है, पूरे शरीर को प्रभावित करते हैं, परंतु हमें कुछ सेट ऑफ आसन पर्टिकुलर काम के लिए कुछ सेट ऑफ आसन करना अति आवश्यक है। तो इसमें हमको अग्निसार क्रिया, मैं पहले नाम बताऊंगा आसन के, उसके बाद हम क्रियात्मक रूप से भी इसको करेंगे। तो पहले तो इसमें अग्निसार क्रिया, उड़ियान बंध हमारे पेट को प्रभावित करेगा। अग्निसार क्रिया भी हमारे उदर स्तंभों को प्रभावित करेगी, उनको हमारी जो जठराग्नि है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि जो हम भोजन कर रहे हैं वो भोजन व्यवस्थित रूप से पचे, तो उसके लिए ऐसे आसन भी आवश्यक हैं जिससे हमारा
भोजन आराम से पचे और भोजन रस रूप में जब शरीर ग्रहण करे तो वो अच्छे से ग्रहण हो, क्योंकि जो हम भोजन करते हैं वो शरीर में रस रूप में ग्रहण होता है। रस रूप में ग्रहण होने के बाद रस से हमारा रक्त बनता है, रक्त से मांस, मांस से मज्जा, मज्जा से मेद, मेद से अस्थि और अस्थि के बाद में हमारा जो है शुक्र बनता है। इस तरह की पूरी प्रोसेस होती है। तो अगर हमारा भोजन का परिपक्व नहीं होगा पूरी तरीके से तो आगे की सारी प्रोसेस रुक जाएंगी। तो ये योगासन हमें उसमें भी सहायता करते हैं। तो अग्निसार क्रिया, उदयान बंद, इसमें ताड़ासन, कोणासन, त्रिकोणासन, अर्धघटी चक्रासन, ये हम खड़े होकर जो आसन करने योग्य हैं। दूसरा हस्त उत्तानासन और हस्तपादासन, जहाँ पेट पे दबाव होता है। फिर आता है नंबर बैठकर आसन करने का। तो बैठ के आसन करने में वक्रासन, शशकासन, पश्चिमोत्तानासन आदि आसन इसमें लाभदायक हैं। लेटकर पेट के बल धनुरासन, नौकासन, भुजंगासन, शलभासन आदि लाभदायक आसन है। इसी प्रकार पीठ के बल उत्तान पादासन, योगिक साइकिलिंग, अर्धहलासन आदि आसन लाभदायक हैं। इन सब आसनों को 2 से 3 बार करें। फिर आती है हमारी प्रक्रिया श्वास प्रश्वास की, प्राणायाम। उसमें एक तो कपालभाति, कपालभाति के बाद में अनुलोम विलोम, जिसको नाड़ी शोधन प्राणायाम भी कहा जाता है, भस्त्रिका प्राणायाम और भ्रामरी प्राणायाम, जो हमारे मानसिक के उत्थान के लिए भी आवश्यक है, मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी। इस तरीके से ये आसन की श्रृंखला जब हम लेट कर आसन करेंगे और जब आसन की प्रक्रिया खत्म होगी तो 3 मिनट के लिए शवासन भी करना आवश्यक है, ताकि हमारी बॉडी बिल्कुल रिलैक्स हो जाए। अब हम लोग जो हैं अब आसन की ओर जाते हैं। ये थ्योरेटिकल पार्ट था जो मैंने बताया अभी तक कि हमको मोटापा क्यों होता है, किसके कारण क्या है और योग से हम कैसे निवारण करेंगे, योगासन करने के लिए हमें क्या क्या सावधानियां रखना है, इन सब बातों का। और जो पर्टिकुलर आसन में सावधानी होगी वो आसन के वक्त बताएंगे। अब हम आसन का अभ्यास करते हैं। हम सबसे पहले खड़े होंगे, सब लोग खड़े हो जाएं। सब लोग खड़े हो जाएं। खड़े होने के बाद सबसे पहले नमस्कार मुद्रा। अब हम करेंगे सबसे पहले ताड़ासन। दोनों पैर पास पास, दोनों हाथ कमर के पास, कमर गर्दन बिल्कुल सीधी, श्वास प्रश्वास सामान्य, श्वास प्रश्वास सामान्य। श्वास लेते हुए दोनों हाथ साइड से ऊपर उठाएंगे, कंधे तक आने पर हथेली की दिशा पलटेंगे। पुनः श्वास लेते हुए हाथ ऊपर, साथ ही साथ पंजे के बल पर आएंगे। ज्यादा से ज्यादा शरीर को तानेंगे, निगाहें हमारे धरती पर एक बिंदु पर स्थिर, शरीर को ज्यादा से ज्यादा ताने और 10 से 15 श्वास प्रश्वास तक स्थिर रहने का प्रयास करें। श्वास प्रश्वास स्थिर रखने का प्रयास करें, श्वास प्रश्वास स्थिर रहने का प्रयास करें। यहाँ पर श्वास रोकना नहीं है, सामान्य रूप से श्वास प्रश्वास चले। पुनः धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए पंजे भी, एड़ियाँ भी नीचे करेंगे, कंधे तक आने पर हथेली की दिशा पलटेंगे। दोनों पैर दूर दूर, दंडासन में विश्राम। जब भी हम खड़े होकर आसन करेंगे दंडासन में हम विश्राम करेंगे। 1-2 गहरी श्वास प्रश्वास से शरीर को सामान्य करेंगे। ये था ताड़ासन, इसको हमें 3 बार करना है। अभी हम प्रैक्टिकल रूप में यहाँ पर 1 बार ही करेंगे। जब हम सामान्य रूप में जब इस एक्सरसाइज को करेंगे तो 3 बार करना है हमें इस आसन को। अब हम करेंगे उत्तान पादासन। पुनः दोनों पैर पास पास, दोनों हाथ कमर के पास, श्वास लेते हुए दोनों हाथ सामने से ऊपर,
भुजाएं बिल्कुल कान के पास तनी हुई। श्वास छोड़ते हुए कमर से पीछे की ओर, श्वास छोड़ते हुए कमर से पीछे की ओर, श्वास छोड़ते हुए कमर से पीछे की ओर। श्वास प्रश्वास सामान्य, पैर घुटने से आगे पीछे नहीं हो। इस आसन को आंख खोलकर करें। जिनको कमर दर्द, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस हो वो सावधानी पूर्वक करें। रीढ़ की किसी प्रकार की समस्या हो वो बहुत सावधानी पूर्वक करें। इसमें चक्कर आने की संभावना रहती है, इसलिए इस आसन को आंख खोलकर ही करें। श्वास प्रश्वास सामान्य रखें। 10 से 15 श्वास प्रश्वास तक स्थिर रहने का प्रयास करें। जब लगता है कि हम स्थिर नहीं रह सकते, 10-15 श्वास प्रश्वास के बाद श्वास लेते हुए सीधे, श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे हाथ नीचे। ये था हस्तोत्तानासन। इससे हमारी स्टोमक की मांसपेशियां सुदृढ़ होती है, रीढ़ लचीली होती है। अब हम करेंगे हस्तपादासन। पुनः दोनों पैर पास पास, दोनों हाथ कमर के पास। श्वास लेते हुए दोनों हाथ सामने से ऊपर, बिल्कुल कान के पास तनी हुई। धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए कमर से झुकते जाएंगे। ध्यान रहे हमारे हाथ आगे पीछे नहीं हो, सिर्फ कमर से झुकना है। हाथ अपने आप चलेंगे, कमर से झुकते जाएंगे। पैर घुटने से नहीं मुड़े, पैर घुटने से नहीं मुड़े। श्वास छोड़ते जाएं, झुकते जाएं, श्वास छोड़ते जाएं, झुकते जाएं। अपनी क्षमता अनुसार करें, क्षमता का अतिरेक नहीं करें। सिर को घुटने से लगाने का प्रयास, हाथों को जमीन पे टिकाने का प्रयास। श्वास प्रश्वास सामान्य। बीपी, कमर दर्द, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस वाले सावधानी पूर्वक करें। अगर तकलीफ हो रही हो तो ये आसन वो नहीं करें, क्योंकि इसमें फॉरवर्ड बेंडिंग से कमर दर्द बढ़ने की संभावना रहती है। और हाई बीपी वाले पेशेंट भी सावधानी पूर्वक करें, क्योंकि इसमें झुकने में और ऊपर उठने में चक्कर आने की संभावना रहती है। पुनः श्वास लेते हुए धीरे धीरे कमर से पुनः सीधे, श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे हाथ नीचे। पुनः दंडासन में विश्राम, दंडासन में विश्राम। अब हम करेंगे त्रिकोणासन। त्रिकोणासन के लिए दोनों पैरों की दूरी 3 से 4 फीट कर लें। पैरों की दूरी, कमर गर्दन बिल्कुल सीधी। दाहिने पैर के पंजे को बिल्कुल सीधा, दाहिने पैर का पंजा सीधा, कमर गर्दन सीधी। श्वास लेते हुए बाएं हाथ को ऊपर उठाएंगे, कंधे तक आने पर हथेली की दिशा पलटेंगे। पुनः श्वास लेते हुए भुजाएं ऊपर, ऊपर की भुजा ऊपर तनी हुई, नीचे की भुजा ऊपर, ऊपर नीचे की तनी हुई। श्वास प्रश्वास धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए कमर से झुकते जाएंगे, पार्श्व में झुकते जाएंगे, दाहिनी साइड झुकते जाएंगे। श्वास छोड़ते जाएं, झुकते जाएं। अपनी क्षमता के अनुसार करें। कमर गर्दन कंधे की मांसपेशियों के लिए विशेष लाभदायक। रीढ़ का लचीलापन बढ़ता है। रीढ़ हमारा शरीर का तना है, अगर तना स्वस्थ है तो पेड़ स्वस्थ है, इसलिए रीढ़ का लचीलापन हमारे शरीर के स्वस्थ होने के लिए बहुत आवश्यक है। श्वास प्रश्वास आसन के दौरान सामान्य। पुनः श्वास लेते हुए धीरे धीरे सीधे होंगे। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे हाथ नीचे, कंधे तक आने पर हथेली की दिशा पलटेंगे। यही क्रिया हम बाएं साइड करेंगे। योगासन में अगर कोई हम दाएं झुके हैं तो बाएं भी झुकेंगे, आगे झुके हैं तो पीछे भी झुकेंगे। सब इस तरीके से शरीर का लोच सम हो, इस बात का ध्यान रखेंगे। अब हम बाएं पैर के पंजे को सीधा, श्वास लेते हुए दाहिना हाथ ऊपर उठाएंगे, कंधे तक आने पर हथेली की दिशा पलटेंगे। भुजा कान के पास तनी हुई, कमर गर्दन बिल्कुल सीधी। श्वास छोड़ते हुए धीरे 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 झुकते जाएंगे, बाईं साइड झुकते जाएंगे। श्वास छोड़ते जाएं, झुकते जाएं। अपनी क्षमता से थोड़ा सा अधिक प्रयास करें, शरीर से ज़्यादा जोर जबरदस्ती नहीं करें। योगासन में यही बात है कि अपनी क्षमता अनुसार। एरोबिक में और योगासन में यही डिफरेंस है। एरोबिक में लोग शरीर में जरूरत से ज़्यादा एक्सर्शन करते हैं और इसी में थकान होती है।
श्वास प्रश्वास आसन के दौरान सामान्य कमर गर्दन कंधे की मांसपेशियों में खिंचाव दबाव से पुष्ट होती है। पुनः श्वास लेते हुए धीरे धीरे सीधे होंगे। कंधे तक आने पर धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए हाथ नीचे। कंधे तक आने पर हथेली की दिशा पलटेंगे। दंडासन में विश्राम। दंडासन में विश्राम। ये जो सभी आसन हैं 10 से 15 श्वास प्रश्वास तक स्थिर रहना और 3-3 बार करना। अब हम करेंगे परिवर्तित त्रिकोणासन। परिवर्तित त्रिकोणासन के लिए दोनों पैर 3 से 4 फीट, कमर गर्दन सीधी, श्वास लेते हुए दोनों हाथ सीधे। धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए कमर से झुकते जाएंगे। कमर से झुकते जाएंगे। 90 डिग्री पर आने पर रुकेंगे। अब हमारा बाएं हाथ को दाहिनी तरफ ले जाएंगे। दाहिना हाथ ऊपर, ज़्यादा से ज़्यादा सीधा करने की कोशिश। बाएं हाथ से पैर के अंगूठे को पकड़ने की कोशिश और गर्दन को टेढ़ी करके हमारा जो है निगाहें दाहिने हाथ के अंगूठे पर। श्वास प्रश्वास सामान्य, श्वास प्रश्वास सामान्य। पुनः श्वास लेते हुए सीधे, श्वास छोड़ते हुए दूसरी तरफ, बाईं तरफ से ज़्यादा से ज़्यादा बाएं हाथ को सीधा करने की कोशिश। निगाहें बाएं हाथ के अंगूठे पर। श्वास प्रश्वास सामान्य। पुनः श्वास लेते हुए सीधे 90 डिग्री पर आकर रुकेंगे। श्वास लेते हुए सीधे, श्वास छोड़ते हुए हाथ नीचे। दंडासन में विश्राम। तथा परिवर्तित त्रिकोणासन कमर गर्दन कंधे की मांसपेशियां और रीढ़ के लिए विशेष लाभदायक। इसको गत्यात्मक रूप में भी कर सकते हैं। 5 से 10 बार, इनको ज़्यादा करना हो वो 5 से 10 बार भी कर सकते हो। किसी भी आसन को अपनी क्षमता से ज़्यादा शरीर का तोड़ मोड़ नहीं करें, क्षमता के अनुरूप ही करें। योगासन में अपनी क्षमता का विशेष ध्यान रखना है। अब हम करेंगे अर्धकटी चक्रासन। दोनों पैर कंधे के बराबर दूरी, पैर के पंजे बिल्कुल सीधे, कमर गर्दन सीधी। श्वास लेते हुए दोनों हाथ सामने। धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए कमर को स्थिर रखते हुए दाहिनी साइड घूमते जाएंगे। दाहिनी साइड घूमते जाएंगे। जितना अधिक से अधिक घूम सके श्वास छोड़ते जाएं, घूमते जाएं। दाहिने हाथ को कमर पे लपेटेंगे इतना कि उंगलियां सामने आ जाएं और बाएं हाथ को दाहिने कंधे पर, कंधे को पीछे दबाएंगे। और लास्ट में गर्दन भी पीछे की ओर ले जाएंगे। गर्दन भी पीछे की ओर ले जाएंगे। श्वास प्रश्वास सामान्य। हमारी रीढ़ की स्थिति कपड़े के निचोड़ने के समान। अर्धकटी चक्रासन, रीढ़ में ट्विस्ट। पुनः श्वास लेते हुए पहले गर्दन सीधी, फिर हाथों को खोलेंगे। श्वास लेते हुए शरीर सीधा करेंगे। यही क्रिया हम जो है बाएं साइड से श्वास छोड़ते जाएंगे। कमर को स्थिर रखते हुए बाएं घूमेंगे। श्वास छोड़ते जाएं, बाएं घूमते जाएं। बाएं हाथ को कमर पे लपेटेंगे इतना कि उंगलियां सामने आ जाए। दाहिने हाथ को बाएं कंधे पर, कमर को सीधा रखने का प्रयास, कंधे को पीछे धकेलने का प्रयास। धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए गर्दन भी पीछे की ओर। श्वास प्रश्वास सामान्य। और हमारी जो है चेतना हमारे शरीर पे आए दबाव खिंचाव पर, शरीर पे आए दबाव खिंचाव पर। पुनः श्वास लेते हुए पहले गर्दन सीधी, फिर हाथों को खोलेंगे। श्वास लेते हुए शरीर सीधा, श्वास छोड़ते हुए हाथ नीचे। दंडासन में विश्राम। 1-2 गहरी श्वास प्रश्वास पे शरीर पे आए दबाव को, खिंचाव को बिल्कुल सामान्य करेंगे ताकि हमारा शरीर पुनः दूसरी क्रिया के लिए तैयार।
अभी हम जो आसन कर रहे थे खड़े होकर, अब हमको बैठने वाले आसन करना है। तो बैठने के लिए हमें उत्कट आसन करते हुए बैठना है। दोनों पैर पास पास, दोनों हाथ सामने, पंजे के बल पर धीरे 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 घुटना मोड़ते जाएंगे, घुटना मोड़ते जाएंगे, घुटना मोड़ते जाएंगे धीरे धीरे और आराम से। जिनको सहारा लेना हो नीचे सहारा लेकर इस तरीके से बैठ सकते हैं। अब नीचे बैठ जाएंगे। अब नीचे बैठकर करेंगे। दोनों पैर सामने फैलाएंगे, हाथ कमर के आसपास, कमर गर्दन सीधी। सबसे पहले हम करेंगे पश्चिमोत्तानासन। श्वास लेते हुए दोनों हाथ सीधे, श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे कमर से झुकते जाएंगे। अपनी क्षमता अनुसार, जिनको कमर दर्द हो, साइटिका, स्लिप डिस्क आदि लोग सावधानी पूर्वक करें या ये आसन को न करें। धीरे धीरे श्वास छोड़ते जाएं, झुकते जाएं, हाथ से पैर के अंगूठों को पकड़ें, कोहनी को जमीन पे टच करने का प्रयास और सिर को घुटने से लगाने का प्रयास, परंतु पैर घुटने से ऊपर नहीं हो। कुछ देर रुकने का प्रयास। श्वास प्रश्वास सामान्य। हमारे शरीर के पृष्ठभाग यानी पीछे के भाग पे दबाव खिंचाव और पेट पर दबाव होने से अतिरिक्त चर्बी दूर होती है। आसन की स्थिरता के दौरान श्वास प्रश्वास सामान्य। पुनः श्वास लेते हुए धीरे धीरे सीधे, श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे हाथ नीचे। अब जब हम बैठकर आसन करेंगे तो दंडासन विश्राम। दोनों पैरों की दूरी 1.5 से 2 फीट, हाथ थोड़े से पीछे और कमर सीधी रखते हुए गर्दन पीछे की ओर। जब हम बैठकर आसन करेंगे तो दंडासन में इस तरीके से विश्राम होगा। अब पुनः दोनों पैर पास पास। अब हम करेंगे वक्रासन। दोनों हाथ कमर के पास, दाहिने पैर को घुटने से मोड़ेंगे, दाहिना हाथ पीछे की ओर मध्य में रखेंगे, बिल्कुल कमर के मध्य में, कमर गर्दन सीधी। बाएं हाथ को ऊपर उठाएंगे, श्वास छोड़ते हुए धीरे 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 हाथ को घुटने से बाहर निकालेंगे। कोशिश करेंगे कि पैर का पंजा पकड़ में आए और पीछे वाले कंधे को पीछे धकेलेंगे, आगे वाले कंधे को आगे। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे गर्दन भी पीछे ले जाएंगे। वक्रासन कमर गर्दन कंधे की मांसपेशियों के लिए विशेष लाभदायक। साथ ही हमारे उदरस्थ अंगों की मालिश होती है, उदरस्थ अंग सक्रिय होते हैं। श्वास लेते हुए गर्दन सीधी, श्वास छोड़ते हुए हाथ नीचे, पीछे वाला हाथ साइड में लाएंगे, लास्ट में पैर सीधा करेंगे। यही क्रिया बाएं साइड से भी करेंगे। बायां पैर मुड़ेंगे घुटने से, बायां हाथ पीछे की ओर। अब दाहिने हाथ को ऊपर उठाएंगे, दाहिना हाथ श्वास छोड़ते हुए घुटने से इधर लाएंगे, पंजे करने की कोशिश करेंगे। चूंकि मेरा भी ये पैर में प्रॉब्लम है इसलिए मैं ये आसन इस साइड से नहीं कर पाऊंगा, आप लोग जरूर करें। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे। मेरा पैर में एक्सीडेंट हो गया था इसलिए मैं इसको भी ज़्यादा नहीं मोड़ सकता। पुनः श्वास लेते हुए पहले गर्दन सीधी, हाथ को ऊपर उठाएंगे, श्वास छोड़ते हुए हाथ नीचे, पैर सीधा, दंडासन में विश्राम। अब हम वज्रासन में बैठेंगे। वज्रासन में बैठने के लिए दाहिने पैर को दाहिने साइड से पीछे, बाएं पैर को बाएं साइड से पीछे, एड़ियों को बाहर की ओर, पंजे आसपास बैठे हुए और नितंब की बैठक दोनों एड़ियों के बीच में, कमर गर्दन सीधी। वज्रासन एकमात्र आसन जिसको ही
भोजन करने के बाद किया जाता है। इससे हमारे पाचन सही होता है, साथ ही हमारे गैस्ट्राइटिस आदि अगर हो तो वो दूर होता है। वज्रासन। अब हम करेंगे शशक आसन। श्वास लेते हुए दोनों हाथ ऊपर, हाथ बिल्कुल कोहनी से सीधे, भुजाएं कान के पास सटी हुई। धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए कमर से झुकते जाएंगे। श्वास छोड़ते हुए कमर से झुकते जाएंगे। कोशिश ये ध्यान रहे कि हमारे नितंब पीछे से ऊपर नहीं उठें। श्वास छोड़ते जाएं, सिर को जमीन पर टच करने का प्रयास करें। श्वास प्रश्वास सामान्य। पुनः श्वास लेते हुए सीधे, श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे हाथ नीचे। सामान्य श्वास प्रश्वास। तो ये था शशक आसन। इससे हमारा उदरस्तंभों पे दबाव खिंचाव से उदरस्तंभ तो ठीक होते ही हैं, साथ ही हमारे सिर की तरफ ब्लड सर्कुलेशन बढ़ने से चेहरे का तेज बढ़ता है, एकाग्रता बढ़ती है, बालों का खिरना, चेहरे पे झुर्रियों आना, ये सब इससे दूर होता है। अब हम करेंगे उष्ट्रासन। उष्ट्रासन के लिए घुटने के बल खड़े होंगे, पैर के पंजे खड़े, घुटने के बल सीधे, दोनों हाथ कमर के आसपास। श्वास लेते हुए दोनों हाथ ऊपर, श्वास छोड़ते हुए दोनों हाथ पीछे से कमर पकड़ेंगे। अब यहाँ पर श्वास छोड़ते हुए नाभि से शरीर आगे लाएंगे और सिर को पीछे की ओर, कोहनियों को भी पीछे दबाएंगे। अब जो साधक कमर को हाथ छोड़कर हमारी एड़ी को हाथ लगा सकते हो वो लगाएं। उष्ट्रासन थायराइड, पैराथायराइड के लिए विशेष लाभदायक, कार्डियोथोरेसिक मसल्स के लिए लाभदायक, कमर दर्द, साइटिका आदि में भी लाभदायक। आसन की स्थिरता के दौरान श्वास प्रश्वास सामान्य। पुनः श्वास लेते हुए सीधे, श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे हाथ नीचे। पुनः वज्रासन में। अब हम कुछ आसन लेट कर करेंगे, इसलिए सभी से निवेदन है कि वे बाईं करवट होते हुए पीठ के बल लेटें, फिर पेट के बल आ जाएं। चूंकि मुझे निर्देश देना है इसलिए मैं आसन नहीं करूंगा। पेट के बल आने के बाद दोनों हाथों को सामने ऐसे सिर के सामने फैला लें। अब हम करेंगे सबसे पहले नौकासन। आगे से सिर और हाथ को उठाएंगे, पीछे से पैर को बगैर घुटना मोड़े उठाएंगे, श्वास लेते हुए ऊपर उठना है। नौका के समान आकार बनाना है शरीर का, नौका के समान आकार बनाना है शरीर का। कुछ देर स्थिर रहने का प्रयास। जब नहीं रुक सकते हो धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए पुनः नीचे। ये था नौकासन, विपरीत नौकासन। अब हम करेंगे भुजंगासन। पुनः दोनों पैर पास पास, दोनों हाथ कमर के पास, हाथों को कोहनी से मोड़कर कंधे के यहाँ पर लगा लेंगे। कंधे के यहाँ पर हमारी उंगलियां कंधे के आगे नहीं आए, इस प्रकार धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए गर्दन से को ऊपर उठाते जाएंगे। नाभि से नीचे का शरीर जमीन पर रहेगा, नाभि से ऊपर का शरीर ऊपर। श्वास ले छोड़ते हुए ऊपर आते जाएंगे अपनी क्षमता अनुसार। श्वास प्रश्वास सामान्य, निगाहें छत की ओर, निगाहें छत की ओर। नाभि से नीचे का शरीर जमीन पर, श्वास प्रश्वास सामान्य। कुछ देर रुकने का प्रयास, अपनी क्षमता से थोड़ा सा प्रयास करें। यहाँ पर शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दें,
यहाँ पर रीढ़ को ढीला छोड़ दें। देखिएगा आपका रीढ़ के सबसे निचले सिरे पर दबाव खिंचाव महसूस होगा। अपनी आंतरिक चेतना से उस दबाव खिंचाव पर अपनी चेतना लगाएं। पुनः श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे, धीरे धीरे नीचे। आनंदासन में विश्राम। आनंदासन में विश्राम मतलब पैरों की दूरी 1 से 1.5 फीट कर लें और हाथों को ऐसे लगा दें, गाल इस तरीके से कर लें। तो ये आनंदासन में विश्राम। जो हम पेट के बल लेट कर आसन करना होगा तो इस तरीके से करेंगे। 1-2 गहरी श्वास प्रश्वास से अपने आप को सामान्य करेंगे। अब हम करेंगे अर्धशलभासन। पुनः हमारे हाथ जो हैं कमर के पास बिल्कुल सीधे, दोनों पैर पास पास, और थोड़ी हमारी जमीन पे लगी रहेगी। अब थोड़ी जमीन पे लगाना है। पीछे से दाहिने पैर को बगैर घुटना मोड़े ऊपर उठाना है, बगैर घुटना मोड़े ऊपर उठाना है। जितना हमारी शक्ति हो अधिक से अधिक उठाने का प्रयास करेंगे। अर्धशलभासन, टिड्डी जिस प्रकार बैठती है उस तरीके की आकृति। स्लिप डिस्क, साइटिका, कमर दर्द आदि में विशेष लाभदायक। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे पैर नीचे। यही क्रिया बाएं पैर से भी करेंगे। श्वास लेते हुए बायां पैर ऊपर उठाएंगे। धीरे धीरे श्वास लेते हुए बाएं पैर ऊपर उठाएंगे। स्थिरता के दौरान श्वास प्रश्वास सामान्य, कुछ देर स्थिर रहने का प्रयास। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे पुनः पैर नीचे। आनंदासन में विश्राम। 1-2 गहरी श्वास प्रश्वास से अपने आप को सामान्य करेंगे। अब यही क्रिया हम दोनों पैरों से करेंगे। अभी हमने एक एक पैर से किया इसलिए अर्धशलभासन। पुनः दोनों हाथ हमारे कमर के पास और हथेलियां जमीन की ओर, थोड़ी जमीन से लगाएंगे। श्वास लेते हुए दोनों पैरों को बगैर घुटना मोड़े ऊपर उठाएंगे। अपनी क्षमता अनुसार आगे से थोड़ी ऊपर नहीं उठें। श्वास लेते हुए दोनों पैरों को ऊपर, श्वास लेते हुए दोनों पैरों को ऊपर। धीरे धीरे पुनः श्वास छोड़ते हुए नीचे। आनंदासन में विश्राम, आनंदासन में विश्राम, आनंदासन में विश्राम। तो ये था शलभासन। हमने लेटकर पेट के बल 3 आसन करे। अब हम करेंगे धनुरासन। धनुरासन के लिए हमारे दोनों हाथ ऐसे सामने फैला लेंगे, दोनों पैर पास पास। दोनों पैरों को घुटने से मोड़ेंगे, एड़ियां नितंब पर लाएंगे। अब हमारे हाथों से पैर के पंजे, एंकल जो पकड़ में आए उसको पकड़ेंगे, हाथ पीछे ले जाएंगे और उनको पकड़ने की कोशिश करेंगे। आगे से सिर और धड़ ऊपर उठेगा। हाथों से पैरों को खींचना है, पैरों को हाथों से खींचना है। धनुष के समान हमारी शरीर की आकृति, इसीलिए धनुरासन पेट के लिए सर्वाधिक लाभदायक, पेट के लिए सर्वाधिक लाभदायक। श्वास प्रश्वास सामान्य। कोशिश करेंगे कि हमारे पैर जो है घुटने से फैले नहीं, पास पास हो, जंघा दूर दूर नहीं हो। पुनः श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे सिर नीचे, हाथ से पैर छोड़ देंगे, पैर भी नीचे। आनंदासन में विश्राम, आनंदासन में विश्राम। गहरी श्वास प्रश्वास। शरीर पे आए दबाव खिंचाव पर हमारी चेतना। इससे नाभि का टलना, उदरस्थ अंगों की मालिश, अतिरिक्त चर्बी दूर होती है और नाभि का टलना दूर होता है। ये था धनुरासन। अब हम जो है पीठ के बल आ जाएंगे। अब कुछ आसन हम पीठ के बल करेंगे। इसके लिए पीठ के बल सीधा हो जाए, पीठ के बल आ जाए। पहली पोजीशन। पीठ के बल आने के बाद हमारी हथेलियां छत की ओर, पैरों की दूरी 1 से 1.5 फीट।
श्वास प्रश्वास सामान्य, बिल्कुल शरीर को ढीला छोड़ दें। ये पोजीशन होती है शवासन की। हमारा शरीर आसन करने के लिए तैयार। दोनों पैर पास पास, दोनों हाथ कमर के पास, हथेलियों का रुख जमीन की ओर, हथेलियों का रुख जमीन की ओर। अब हम करेंगे उत्तान पादासन। दोनों पैरों को एक साथ ऊपर उठाएंगे, 1 फीट से भी कम। सांस लेते हुए पैर घुटने से नहीं मुड़े। सांस लेते हुए पैरों को ऊपर उठाएंगे, दोनों पैरों को एक साथ। सांस लेते हुए दोनों पैरों को एक साथ। सिर्फ 1 फीट तक उठाना है, ज्यादा नहीं। धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए पुनः नीचे। कुछ देर रुकने का प्रयास करना था, इसमें ज्यादातर लोग रुक नहीं पाते हैं। तो ये था उत्तान पादासन। हमारे उदरस्थ अंगों की मालिश होती है, पेट की अतिरिक्त चर्बी दूर होती है। हाई बीपी, हृदय रोग के व्यक्ति को विशेष सावधानी पूर्वक करना है। अगर उनकी तकलीफ पड़ती है तो उन्हें नहीं करना है यह आसन। ये था हमारा उत्तान पादासन। अब हम करेंगे इसमें एक आसन कंधरासन। दोनों पैर पास पास, दोनों हाथ कमर के पास, हथेलियों का रुख जमीन की ओर। दोनों पैरों को घुटने से मोड़ेंगे, एड़ियां नितंब के पास लाएंगी। कोशिश करेंगे हमारे हाथ से एंकल एड़ी पकड़ में आ जाए, एंकल पकड़ में आ जाए। और अब नाभि से, कमर से हमारा शरीर ऊपर उठाना है। श्वास छोड़ते हुए कमर से शरीर ऊपर उठाएंगे। श्वास छोड़ते हुए कमर से शरीर ऊपर उठाएंगे। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे वापस नीचे। कंधरासन हमारे स्लिप डिस्क, साइटिका, कमर दर्द, उसके लिए विशेष लाभदायक आसन। हर्निया के पेशेंट भी इसको सावधानी पूर्वक करें, उनको असुविधा हो तो न करें। तो ये था कंधरासन। पुनः पैर सीधे करेंगे और शवासन में 1-2 गहरी श्वास प्रश्वास से रेस्ट लेंगे। अब हम करेंगे पवन मुक्तासन। पवन मुक्तासन, दोनों पैर पास पास, दोनों हाथ कमर के पास। दाहिने पैर को घुटने से मोड़ेंगे, एड़ी नितंब के पास लाएंगे। दोनों हाथों से कैंची बनाकर हमारे पैर को पकड़ेंगे, घुटने से नीचे पैर को पकड़ेंगे। श्वास छोड़ते हुए पैर को पेट के पास लाने का प्रयास करेंगे और पीछे से हमारा सिर को ऊपर उठाएंगे, कपाल को घुटने से लगाने की कोशिश। कुछ देर रुकने का प्रयास। श्वास प्रश्वास सामान्य। पवन मुक्तासन जैसा कि नाम से ही है, यह हमारी अपान वायु दूर करता है, गैस्ट्राइटिस, एसिडिटी आदि में लाभदायक। पुनः श्वास छोड़ते हुए पीछे, श्वास लेते हुए सिर पीछे से नीचे, हाथ की कैंची खोलेंगे, पैर को भी सीधा कर लेंगे। 1-2 गहरी श्वास प्रश्वास से अपने आप को सामान्य करेंगे। यही क्रिया अब हम जो है बाएं पैर से करेंगे। बायां पैर घुटने से मोड़ेंगे, बाएं पैर की एड़ी नितंब के पास, दोनों हाथों से घुटने के नीचे लाकर हाथ से कैंची बनाएंगे और घुटने को दबाएंगे पेट की तरफ। पीछे से श्वास छोड़ते हुए सिर को ऊपर उठाएंगे, नासिका, ठोड़ी, कपाल, जो सिर पर, जो घुटने के पास आ सकता हो लाने की कोशिश करेंगे। कुछ देर रुकने का प्रयास। श्वास प्रश्वास सामान्य। जब नहीं रुक सकते हो, श्वास लेते हुए सिर को नीचे लाएंगे, हाथों से कैंची खोलेंगे, पैर को नीचे रखेंगे और पैर को सीधा कर लेंगे। शवासन में विश्राम। शवासन में विश्राम। गहरी श्वास प्रश्वास, शरीर का दबाव खिंचाव पर हमारी चेतना। ये जो अभी हमने किया, ये अर्धपवन मुक्तासन था। जब हम दोनों पैरों से एक साथ करेंगे तो वो पूर्ण पवन मुक्तासन होगा। ये भी अर्धपवन मुक्तासन। अब हम करेंगे यौगिक साइकिलिंग।
जो हमारे पेट की चर्बी कम करने के लिए विशेष लाभदायक। दोनों पैर पास पास, दोनों हाथ कमर के पास, हथेलियों को जमीन की ओर। दोनों पैरों को एक साथ ऊपर उठाएंगी 30 डिग्री, फिर 60 डिग्री। एक पैर आगे, एक पैर पीछे, और जिस तरीके से साइकिल को पेडल लगाते हैं ऐसा पूरा गोलाई में पैर आगे तक लाएंगे, पैर पीछे तक लाएंगे। 1 2 3 4 5। रिवर्स साइकिलिंग, उल्टा पेडल चलाना। 1 2 3 4 5। दोनों पैरों को एक साथ, सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे पैर नीचे, कभी भी झटके से नहीं लाना। शवासन में विश्राम। पैरों की दूरी 1 से 1.5 फीट। हथेली हाथों का रुख कमर के 4 से 6 इंच के पास, हथेलियों का रुख आसमान की ओर। श्वास, गहरी श्वास प्रश्वास। शरीर बिल्कुल रिलैक्स। शरीर पे आए दबाव खिंचाव पर हमारी चेतना। ये था साइकिलिंग। इसको कम से कम 20 से 25 बार करना है। जितने आसन बताए गए हैं वो सब 3-3 बार, और इसको 25 बार। फॉरवर्ड बैकवर्ड साइकिलिंग। ये पेट की चर्बी कम करने के लिए, कमर की चर्बी कम करने के लिए विशेष लाभदायी आसन। शवासन में विश्राम। गहरी लंबी श्वास, गहरा प्रश्वास। शरीर का दबाव खिंचाव पर हमारी चेतना। अब हम आसन का पार्ट खत्म हुआ है। अब हम करेंगे श्वास प्रश्वास की कुछ प्रक्रिया। कपालभाति, भस्त्रिका, अनुलोम विलोम। इसके लिए दोनों पैर पास पास लाएं। पहले उठने का भी तरीका होता है योगासन में। दोनों पैर पास पास, दोनों हाथों को श्वास लेते हुए ऊपर उठाएंगी, श्वास छोड़ते हुए सिर के पीछे ले जाएंगी। शरीर को बिल्कुल जोरदार तानेंगी, तानासन। पुनः शरीर को रिलैक्स करेंगे। एक बार और शरीर को तानेंगे, पुनः शरीर को रिलैक्स करेंगे। श्वास लेते हुए हाथों को ऊपर उठाएंगी, श्वास छोड़ते हुए हाथ कमर के पास, दाहिने पैर को घुटने से मोड़ेंगे और बाईं करवट होते हुए सुखासन, पद्मासन, अर्धपद्मासन में बैठेंगे। जिस आसन में हम सुखपूर्वक बैठ सकें उस आसन में बैठेंगे। कमर गर्दन सीधी। अब हम करेंगे कपालभाति। कपालभाति में तेजी से श्वास बाहर छोड़ना है और पेट को अंदर ले जाना है। हाथ को ऐसे भी रख सकते हैं या ज्ञान मुद्रा, चिन्ह मुद्रा में भी रख सकते हैं। इस तरीके से कमर गर्दन सीधी। श्वास, पहले श्वास लेंगे एक बार थोड़ा सा, श्वास तेजी से बाहर, श्वास बाहर पेट अंदर, श्वास बाहर पेट अंदर। ऐसा एक बार में 35 से 40 बार करें। ऐसे 3 स्ट्रोक करना है हमें। यह शोधन क्रिया है, हमारे कपाल का शोधन करती है, साथ ही हमारा नाभि ऊर्जा का केंद्र है उसको सक्रिय करती है, जठराग्नि को प्रबल करती है। उदरस्थ अंग की मालिश होने से उदरस्थ अंग हमारे क्रियाशील होते हैं, पेट की अतिरिक्त चर्बी कम होती है। पुनः विश्राम, गहरी लंबी श्वास, गहरा श्वास प्रश्वास। कपालभाति बंद करेंगे। ये हमें 3 बार करना है। अभी हम प्रयोगात्मक रूप से यहाँ पर, प्रतीकात्मक रूप से हमें एक ही बार करना है। अब हम करेंगे भस्त्रिका प्राणायाम। भस्त्रिका प्राणायाम में दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा, चिन्ह मुद्रा में, कमर गर्दन सीधी। अब इसमें लोहार की धोखने की बात, तेज श्वास प्रश्वास करना है। श्वास छोड़ने पे ज्यादा स्ट्रेस देना है, श्वास अपने आप आ जाएगा। इसमें पेट नहीं चलाना है, सिर्फ सीने का संकुचन विमोचन होगा।
35 से 40 बार। तेज श्वास प्रश्वास लोहार की धोकनी की भांति, भस्त्रिका लोहार की धोकनी उसके समान तेज श्वास प्रश्वास। रिलैक्स। आपने देखा कि अभी हमने जो प्रक्रिया की उससे हमारे हमने प्रक्रिया की उससे हमारे जो शरीर में प्रभाव आया उसको हम सूक्ष्मता से महसूस करेंगे। हमारी आंखें बंद रखकर महसूस करेंगे कि हमारे शरीर में कहाँ कहाँ प्रभाव आया। कपालभाति और भस्त्रिका दोनों करने से आपने महसूस किया कि हमारे चेहरे का तापमान बढ़ गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे चेहरे की मांसपेशियों में ब्लड सर्कुलेशन फास्ट हुआ, उससे हमारे चेहरे का तेज बढ़ता है, झुर्रियाँ कम होती है और चेहरे की सुंदरता में निखार अपने आप हमारे निखार आता है, चेहरे में तेज बढ़ता है हमारा। उधरस्थ समूह को फायदा मिलता है तो है ही। भस्त्रिका प्राणायाम विशेष रूप से हमारे लंग्स की कैपेसिटी बढ़ाता है। ये सामान्य रूप में हमारी जो है कुछ वायु इसमें रह जाती है तो ये कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल कम करता है और ऑक्सीजन का लेवल हमारे शरीर में बढ़ाता है। हमारे जो फेफड़ों की क्षमता बढ़ाता है, उनका लचीलापन बढ़ाता है। तो उनकी क्षमता बढ़ेगी तो हमारा श्वसन प्रक्रिया व्यवस्थित होगी और श्वसन प्रक्रिया व्यवस्थित होने से हमारा रक्त शुद्ध होगा। ऑक्सीजनेटेड रक्त जब हमारे पूरे शरीर में जाएगा तो हमारे शरीर में नवीन स्फूर्ति, पूरा शरीर हमारा सजग रहेगा और पूरा शरीर क्रियाशील रहेगा। हमारे अंग प्रत्यंग जो है स्वस्थ रहेंगे। एलर्जी और अस्थमा पेशेंट जिनको श्वास की बीमारी हो, एलर्जी हो, उनके लिए विशेष लाभदायक है। सुबह शाम 3-3 बार करें। सुबह सुबह छींक आना, साइनोसाइटिस आदि में ये लाभदायक है। अब हम करेंगे अनुलोम विलोम, नाड़ी शोधन प्राणायाम जिसको बोला जाता है कॉमन भाषा में अनुलोम विलोम। ज्ञान मुद्रा चित मुद्रा, दाहिने हाथ से प्राणायाम मुद्रा बनाएंगे, अंगूठे के पास की दोनों उंगलियों को मोड़ेंगे, कौनी से हाथ मोड़ेंगे और कमर गर्दन सीधी, नासिका के यहाँ पर हम रखेंगे। हमारा अंगूठा जो है दाहिनी तरफ रहेगा और बीच की दोनों उंगलियां मुड़ी हुई और बाईं साइड हमारी दूसरी जो है बाईं साइड हमारी ये छोटी उंगली रहेगी और बाकी दोनों उंगलियां हमारी जो है दोनों उंगली जो है हमारी एक उंगली जो है चीटी सीधी रहेगी, कमर गर्दन सीधी। अब हम यहाँ पर बाईं नासिका से गहरा लंबा श्वास लेंगे, यानी बाएं से श्वास लेंगे, दाहिने से छोड़ेंगे, फिर दाहिने से लेंगे, बाएं से छोड़ेंगे। ये प्रक्रिया करना है। श्वास गिनती लेते हुए लेंगे अपनी क्षमता अनुसार, 1 से 10 या 1 से 20 अपनी क्षमता अनुसार। दाहिने स्वर से धीरे धीरे श्वास छोड़ेंगे। अब हमने अगर 1 से 10 तक की गिनती तक श्वास लिया है तो 1 से 20 तक की गिनती तक छोड़ेंगे। श्वास धीमी गति से छोड़ना है, दुगना समय लगाते हुए छोड़ना है, दुगना समय लगाते हुए छोड़ना है। अभी हमने दाहिने स्वर से श्वास छोड़ा, दाहिने स्वर से ही लेंगे। बाएं स्वर से प्रश्वास, दाहिने से लिया था तो दूसरे स्वर से प्रश्वास, धीरे धीरे श्वास छोड़ना, पूर्ण प्रश्वास, पेट बिल्कुल पीठ से चिपक जाए, मूल बंद भी लग जाए, इस तरीके से पूर्ण प्रश्वास। ये हमारा एक चक्र हुआ। ऐसे हम 4 चक्र और करेंगे। अभी पुनः बाएं स्वर से श्वास लेंगे, दाहिने स्वर से प्रश्वास, दाहिने स्वर से श्वास लेंगे, बाएं स्वर से प्रश्वास, फिर बाएं स्वर से श्वास लेंगे, दाहिने स्वर से प्रश्वास। दाहिने स्वर से प्रश्वास करना है, बाएं स्वर को उंगली से बंद कर देने का, उस नासिका छिद्र को बंद करने का।
और उस चित्र को खोल देने का है, उसका अंगूठा हटा लें। फिर दाहिने स्वर से श्वास लेंगे, दाहिने स्वर को बंद करेंगे, बाएं स्वर से प्रश्वास करेंगे। फिर बाएं स्वर से ही श्वास लेंगे, दाहिने स्वर से प्रश्वास, दाहिने स्वर से श्वास लेंगे, बाएं स्वर से प्रश्वास, सामान्य श्वास प्रश्वास। ये था अनुलोम विलोम नाड़ी शोधन प्राणायाम। इसके हमें 10 चक्र करना है। अभी हमने प्रकृतिगत रूप से 5 चक्र किए, ये हमें 10 चक्र करना है इस तरीके से। इससे हमारे शरीर की स्थिति 72,000 नस नाड़ियों का शुद्धिकरण होता है, अपान वायु दूर होती है, प्राण वायु का संचरण होता है, पूरे शरीर में जो है प्राण वायु का संचरण होने लगता है। नस नाड़ियाँ शुद्ध होने से पूरा शरीर हमारा शुद्ध होता है, और शरीर में जब स्फूर्ति आती है तो निश्चित रूप से हमारे को ये स्वास्थ्यवर्धक होता है। नस नाड़ियों का शुद्धिकरण से हमारे प्राण का प्रवाह बाधित नहीं होता है, इसलिए नाड़ी शोधन प्राणायाम, इसीलिए इसका नाम दिया गया। अभी हमने तीनों श्वास प्रश्वास की प्रक्रिया की। अब हम 3 बार ओम का नाद करेंगे और प्रार्थना के साथ आज के अभ्यास का समापन करेंगे। कमर गर्दन सीधी, ज्ञान मुद्रा चिन्ह मुद्रा, आंखें कोमलता से बंद। पहले श्वास लेंगे और ओम का नाद औ और म 3 अक्षरों से बना हुआ, उसी तरीके से उसका प्रोनाउंसिएशन अ से बड़ा उ से बड़ा म। और जब हम उसका नाद करेंगे तब हमारे कपाल में और तालू में जो कंपन होता है उसको महसूस करेंगे। गहरी लंबी श्वास। पुनः गहरी लंबी श्वास। पुनः एक बार और गहरी लंबी श्वास। सामान्य श्वास प्रश्वास। शरीर में आए प्रभाव को आंतरिक चेतना से देखेंगे। आंखें कोमलता से बंद, दोनों हाथ नमस्कार की मुद्रा में समापन की प्रार्थना करेंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ अस्तु मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मामृतं गमय। ॐ
शांति शांति। दोनों हथेलियों को परस्पर रगड़ेंगे, दोनों हथेलियों को परस्पर रगड़ेंगे। गरम गरम हथेलियों को बाउल बनाकर कटोरानुमा बनाकर आंखों पर रखेंगे। जब हथेली की ऊष्मा समाप्त हो, आंखों को बंद चालू करेंगे, बाहर का प्रकाश देखेंगे। कपाल की मालिश, नासिका के आसपास धीरे से दृष्टि जमीन पर रखते हुए खोलेंगे। गालों के आगे से पीछे, कानों के पीछे हम कर लेंगे। पूरे शरीर को थपथपा लेंगे, अपने आप को शाबाशी दे लेंगे। सभी का शुभ दिन हो, सभी को मंगलदायक हो आज का दिन। हरिओम हरिओम। आशा है कि आपको आज का सेशन पसंद आया होगा। अगर कहीं कोई ऐसा असुविधा हुई हो या कोई दिक्कत हुई हो तो क्षमा प्रार्थी हूँ। और निश्चित रूप से इन योगासनों से और मोटापे के जो हमने कारण गिनाए हैं उनसे सभी आज लाभान्वित होंगे, सभी साधक। और रेगुलर हम योग प्रैक्टिस करेंगे, ऐसा मेरे पूर्ण विश्वास है। धन्यवाद, आपने मेरे को सुना और मेरी क्रियाओं पर ध्यान दिया। बहुत बहुत धन्यवाद।